इस एपिसोड को सुनने से पहले बाकी पुराने एपिसोड जरूर सुनें ताकि आपको इस कहानी का फ्लेवर पता चले। चलिए कहानी को बढ़ाते बढ़ाते आपको बताना चाहूंगी कि आयशा मधु को भड़काने के लिए उसके पास आई थी और बोल रही थी फेयरवेल पार्टी में राघव के साथ वो परफॉर्मेंस दे दे। ऐसे में मधु कहती है कि हाँ यार बात तो सही कह रही हो तुम, चलो ठीक है मैं राघव से बात करूंगी। मधु अब हर हाल में प्राची को हराना चाहती थी, लेकिन वो ये जानती ही नहीं थी कि प्राची इस फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म ही नहीं कर रही है। मधु आज प्राची की सबसे बड़ी दुश्मन बनी पड़ी थी। अब वो प्राची से आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठी थी, लेकिन प्राची अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि मधु ये सब कर क्यों रही है। क्या वो सच में प्राची से जलती थी या फिर कोई और है जो मधु से ये सब करवा रहा था। प्राची अब इन बातों को साइड में रख कॉलेज की फेयरवेल पार्टी की तैयारियों में लग जाती है। अब तक प्राची के पास 100 से ज्यादा फॉर्म सबमिट हो गए थे और अब इन फॉर्म में से उसे कोई बेस्ट 50 कपल्स चूज करने थे और ये 50 कपल्स ही फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म करेंगे। इन 50 कपल्स में से कोई टॉप 10 कपल आगे एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करेंगे और एनुअल फंक्शन में जो बेस्ट कपल की ट्रॉफी जीतेगा उसे इस साल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाएगा। और मधु हर हाल में ये खिताब हासिल करना चाहती थी। मधु प्राची से आगे बढ़कर अपना रुतबा बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि क्लास का हर स्टूडेंट उसकी इज्जत करे और उसके कहे मुताबिक काम करे। पर मधु शायद ये नहीं जानती थी कि प्राची अपनी बुद्धिमानी की वजह से हेड बनी थी। प्राची शेट्टी सर के साथ स्टाफ रूम में बैठी हुई फॉर्म चेक कर रही थी। हाय, निखिल ने स्टाफ रूम में एंटर होते हुए कहा। हेलो निखिल, प्राची ने एक आकर्षित मुस्कान के साथ कहा। हाँ तो प्राची, तुमने मुझे बुलाया? जी, मैं ये पूछ रही थी कि इन फॉर्म में से हम 50 कपल्स कैसे चूज करें? वेल, अगर ऐसी बात है तो एक आइडिया है मेरे पास। हम इन सब की परफॉर्मेंस एक एक बार देख लेते हैं और जिनकी भी सबसे अच्छी लगी होगी उन 50 कपल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा आइडिया है, प्राची फॉर्म्स की फाइल के पन्ने पलटते हुए बोली। तो तुम कल क्लास में अनाउंस कर देना ताकि वे सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके आए। श्योर। अगले दिन प्राची ने क्लास में अनाउंस किया कि जो भी कपल्स फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म करना चाहते हैं उन्हें 2 दिन बाद अपनी डांस रिहर्सल दिखानी होगी और जिन 50 कपल्स की डांस परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी वही फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर मधु बिना वक्त गवाए अपनी रिहर्सल में लग जाना चाहती थी। हालांकि मधु डांस में कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसे डांस में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अब जब उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतना था तो उसे हर हाल में डांस परफॉर्मेंस सीखनी थी। ये सोचते हुए मधु अपनी सीट से उठी और राघव के पास जाकर बोली। राघव? हाँ मधु बोलो। मधु को अपने सामने देख राघव भी हैरान था कि जो लड़की उसके नाम से चिढ़ती थी वो आज उससे बात करने सामने आई है। जो भी हो, पर राघव के लिए बहुत खुशी की बात थी। राघव, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस फेयरवेल पार्टी में साथ परफॉर्म करें। मधु हकलाते हुए बोली। आइडिया तो अच्छा है, पर तुम पक्का कर पाओगी ना? राघव मधु को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। राघव की बात सुनकर मधु को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार थी। वो मैं कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, तो फिर 7 बजे मिलते हैं मेरे रूम पर। तो मुझे तुम्हारे रूम पर आना पड़ेगा? राघव हैरान होते हुए बोला। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हें रूम पर आने के लिए तो कह रही हूँ, कोई पहाड़ उठाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। ओके, तुम कहती हो तो ठीक है, आ जाऊंगा। शाम के 7 बज रहे थे पर राघव अब तक नहीं आया था। 7 से 8 बज गए, लेकिन राघव का कोई अता ही पता नहीं था। मधु हैरानी में अपने कमरे में बार बार चक्कर लगा रही थी। मधु को ऐसा करता देख प्राची से रहा नहीं गया और उसने मधु से पूछ ही डाला। क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रही हो? पहले तो मधु ने प्राची का सवाल इग्नोर किया, पर जब प्राची ने यही सवाल दोबारा पूछा तो मधु ऐंठ कर बोली। तुमसे मतलब तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, राघव यहाँ नहीं आ रहा है। तुम्हें कैसे पता? वो मैं कॉलेज से लौट रही थी तो मैंने उसे देखा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। वो दोनों कहीं जा रहे थे। ये सुनकर मधु गुस्से में बड़बड़ाई और फिर खुद डीजे बजाकर अकेले ही डांस करने लगी। प्राची दूर बैठे बैठे मधु का डांस देख रही थी और हंस रही थी।
हालांकि प्राची का मधु को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, पर मधु का डांस प्राची को हंसने पर मजबूर कर रहा था। प्राची को हंसता देख मधु ने डीजे बंद किया और फिर प्राची की ओर गुस्से में देखकर बोली, क्यों हंस रही हो तुम? अब तुम्हारा डांस देखकर मुझे हंसी आ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती? वेल, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें डांस सिखा दूं। प्राची अपनी हंसी रोकते हुए बोली, नो थैंक्स। प्राची ये सुनकर मधु के पास आई और उसके करीब बैठते हुए बोली कि मधु, मैं सच में तुम्हें डांस सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं, मुझे नहीं सीखना है। मधु, क्या बात है, तू इतनी बदली बदली सी क्यों है? देखो, तुम्हें दिक्कत मुझसे है तो मुझे बुरा भला कहो, गालियां दो, मार लो, पर मधु ऐसे खामोश तो मत रहो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मानती हूँ कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं, पर हमारी दोस्ती इतनी कच्ची तो नहीं है कि ना केवल टाइम ना देने से इतनी आसानी से टूट जाए। प्राची रोते रोते बोली। लेकिन मधु, उस पर तो प्राची किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो चुपचाप अपना फोन चला रही थी और प्राची बोले जा रही थी। तो प्राची 10 मिनट तक यूं ही बोलती रही और मधु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो प्राची चुपचाप बालकनी में जाकर अकेली खड़ी खड़ी रोने लगी। प्राची खड़े खड़े रो रही थी कि तभी सामने से बहुत जोर से एक बॉल आई और सीधे आकर प्राची के माथे पर हिट कर गई। प्राची दर्द से कर्राते हुए चिल्लाई और फिर वो गिर गई। उसके सर से खून बहने लगा। प्राची की आवाज सुनकर मधु रूम से बाहर आई। वो प्राची की हालत देखकर हैरान हो गई। उसने पीछे वाली छत पर खेल रहे बच्चों की तरफ जलाते हुए कहा, दिखाई नहीं देता है क्या तुम लोगों को? कितनी चोट लग गई है इसे। जाओ यहाँ से और जाकर नीचे खेलो। मधु प्राची को सहारा देकर अंदर लाई और बेड पर लिटा दिया। उसने जल्दी से कॉटन से प्राची के माथे में बह रहा खून पोंछा और फिर उसे पेन किलर देकर आराम करने को कहा और खुद किचन में जाकर प्राची के लिए लेप बनाकर उसके माथे पर लगाया। मधु को ये सब करता देख प्राची ये तो समझ गई थी कि मधु अभी भी प्राची की केयर करती है और अब भी उसे पसंद करती है। लेकिन फिर क्या हो गया जिसने मधु को हैरान कर रखा है? मधु सच में प्राची की केयर वैसे ही कर रही थी जैसे प्राची मधु की करती थी। इन दोनों के बीच का प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता था। ये वो इंसान थे जिनकी वक्त कितनी भी परीक्षा ले ले, ये दोनों हार नहीं मान सकते थे। धीरे धीरे प्राची की तबीयत में थोड़ा आराम हुआ तो मधु प्राची से फिर कटी कटी सी रहने लगी। मधु टेरेस पर खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी प्राची ने मधु के कंधे पर हाथ रखा। प्राची के हाथ रखते ही मधु पीछे की ओर मुड़ी और फिर प्राची को सामने देखकर मुंह मोड़ लिया। वो अभी भी प्राची से नाराज थी, या यूं कह लो नाराज होने का नाटक कर रही थी, पर वो खुद भी अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो भी प्राची से दूर नहीं रह पा रही थी। उसके दिलो दिमाग के बीच हर पल एक नई जंग छिड़ रही थी। दिमाग खिताब की ओर था और दिल प्राची की ओर। जीत किसी की भी हो, हार तो दोस्ती की ही हो रही थी। वो खुद पर संयम खोती जा रही थी और जब वो टूटनी सी होने लगी थी तो प्राची से लिपट कर रोने लगी। प्राची भी मधु से लिपट कर बहुत रोई। पर क्या ये बात इन दोनों के बीच की दूरी कम कर देगी? क्या सच में मधु और प्राची के बीच सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? ये वो दोनों भी सोच रही थी। यही बात आप भी सोचिए। आगे बढ़ाते बढ़ाते और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। जैसा कि अब ऐसा लग रहा था, क्या सच में मधु और प्राची के बीच सब पहले जैसा नॉर्मल होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयशा और राघव ऐसा कभी नहीं होने ही नहीं दे सकते। वो दोनों मिलकर इन्हें अलग करने की साजिश सोच रहे थे। मधु, सुना है कि इस बार जो 50 कपल्स का सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन प्राची और निखिल कर रहे हैं। आयशा ने मधु के कान में धीरे से कहा। आयशा, ये क्या कह रही हो तुम? मधु हैरानी के स्वर में बोली। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है तो किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो। तो यार, ऐसे में तो प्राची मेरा सिलेक्शन कभी नहीं करेगी। वो तो चाहती है कि मैं हार जाऊं। मधु परेशान होकर बोली। अरे तुम चिंता मत करो, हम निखिल से बात करेंगे। आयशा मधु के हाथ में फॉर्म पकड़ाते हुए बोली। सुनो, आयशा, निखिल आ रहा है। मधु ने आयशा से कहा।
ये सुनकर आयशा ने सामने देखा तो सच में निखिल उन्हीं की ओर आ रहा था। निखिल के पास आते ही आयशा अपनी कुटिलता भरी आवाज में बोली, हे निखिल। हेलो आयशा। निखिल ने भी हंसकर जवाब दिया और मधु की ओर एक बार भी नहीं देखा। आयशा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, सुना है इस बार सिलेक्शन तुम कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी, क्यों ना आप प्लीज मेरे भाई राघव और मधु का सिलेक्शन भी कर दे। वैसे भी इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। आफ्टर ऑल मेरा भाई राघव पहले से ही डांस के कई कॉन्टेस्ट जीत चुका है। आयशा एक अलग सी घमंड भरी आवाज में निखिल से बोली, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो हम पर डिपेंड करता है। मधु भी खड़ी खड़ी निखिल की बातें सुन रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निखिल से डायरेक्ट बात कर सके। कुछ ज्यादा ही घमंड भरा है इसमें। पता नहीं आपने आपको क्या समझता है। निखिल के जाते ही आयशा खुद में बड़बड़ाई और खुद भी वहां से चली गई। लेकिन मधु तो अभी भी खड़ी खड़ी सोच रही थी कि कैसे वो निखिल को इम्प्रेस कर पाए ताकि वो इस डांस परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो पाए। तभी सामने से मधु ने मिस सलोनी को आते हुए देखा। मिस सलोनी को देखते ही मधु के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने फोन को कान में लगाया और बात करने का नाटक करते हुए बोली, बिल्कुल माँ, आप टेंशन मत लो, इस बार एक खिताब तो हर हाल में जीत कर रहूंगी मैं। क्या हुआ, मुझे अच्छा डांस नहीं करना आता, पर मेरे पास अच्छा दिल है ना। आखिर कॉलेज वाले कब तक मेरी बात नहीं समझेंगे? कभी ना कभी तो इन लोगों को मेरी अच्छाई दिखेगी। मधु की बात सुनकर मिस सलोनी वहीं रुक गई। 2 मिनट तक कॉल पर बात करने का नाटक करते हुए मधु ने फोन काटा और फिर पीछे मुड़ी। उसके सामने मिस सलोनी खड़ी थी। मिस सलोनी को देखकर मधु मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसका आइडिया काम कर गया। मिस सलोनी एक छोटी सी मुस्कान दिखाते हुए बोली, क्या हुआ मधु, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं मैम, कुछ भी तो नहीं। अरे मधु बताओ ना, कोई बात तो बोलो। वो मैम, बात यह है कि मैं डांस परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ और सिलेक्ट होना चाहती हूँ, पर मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता और अभी डांस सीखने का भी वक्त नहीं है। ऐसे में अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं जीत पाई तो मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होगी, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मधु उदासी का नाटक करते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद प्राची से बात करने जाऊंगी। इतना कहकर मिस सलोनी वहां से चली गई और मधु वहीं खड़ी खड़ी हंसते हुए बोली, वाह मधु वाह, तुझमें भी चालाकी आने लगी है। लेकिन दूर खड़ी प्राची मधु की सारी हरकतें देख रही थी। प्राची मधु की हरकतें देखकर हैरत में थी कि अब मधु खुद को जिताने के लिए झूठ का भी सहारा लेने लगी और यहाँ तक कि अपनी मम्मी पापा का भी झूठा नाम लगाने लगी। इतना बड़ा झूठ क्या करने वाली है ये? प्राची मधु को समझाना चाहती थी, पर वो जानती थी कि मधु को इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अभी मधु की आंखों पर केवल और केवल स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ट्रॉफी की पट्टी बंधी हुई है। वो किसी भी हाल में उसकी बात नहीं समझेगी। लेकिन प्राची भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अब मधु को सही राह पर लाने वाली थी। उसने भी कुछ ठान लिया था।